हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। आज हम इससे रिलेटेड थ्योरी देखेंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश जो है चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट है ये। और इसकी जो सीमा है ना तो किसी सागर महासागर से लगती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, मतलब ना ही किसी देश से लगती है, इसलिए ये भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई की अगर बात की जाए तो 870 किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं मैप में इंडिकेट है, पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर है। तथा उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 605 किलोमीटर है ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है, 9.38% है। मतलब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरे नंबर का सेकंड हाईएस्ट स्टेट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले के नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पे राजस्थान है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जो सीमा है 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात को छूती है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में बना हुआ है। अगर बात की जाए उत्तर पूर्व में तो ये उत्तर प्रदेश से छूती है मध्य प्रदेश की सीमा। और अगर बात की जाए दक्षिण पूर्व में तो छत्तीसगढ़ है और इसके दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य है। और अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम में तो गुजरात है। और अगर उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो राजस्थान है। तो इस तरीके से जो मध्य प्रदेश की सीमा है 5 राज्यों को छूती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की जलवायु की बात की जाए तो मानसूनी जलवायु है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जबलपुर स्थित है। ये जबलपुर आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। अगर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। तो 3 प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, तीसरा है पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भाग शामिल हैं, जैसे मध्य भारत का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है और नर्मदा सोन घाटी आती है। और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत 3 भाग हैं। सतपुड़ा श्रेणी में राजपीपला श्रेणी आती है, ग्वालीगढ़ श्रेणी तथा महादेव श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है और मैकाल श्रेणी आती है, किसमें? सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश में। और पूर्वी पठार में बघेलखंड का पठार आता है। तो प्राकृतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। तो आइए मैप में देखते हैं इसकी लोकेशन। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग जो कि 3 भागों में अभी हमने देखा, अब उसकी ये जो लोकेशन है सारे भाग की वो इस मैप में इंडिकेट की गई है। तो पहला है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि के हमने 5 भाग देखे हैं, जिनमें से पहला देखा मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार दूसरा हो गया, बुंदेलखंड का पठार ये है तीसरा, मालवा का पठार चौथा और ये नर्मदा सोन घाटी आप देख सकते हैं, ये 5। तो 5 भागों में ये मध्य उच्च भूमि को बांटा गया है। और दूसरा विभाजन देखा, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन में आता है। उसके अंतर्गत हमने देखा राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। राजपीपला श्रेणी पश्चिमी भाग में आता है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश के, और मैकाल श्रेणी पूर्वी भाग में आता है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश के, और ग्वालीगढ़ श्रेणी और महादेव श्रेणी ये सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश के मध्य भाग में आता है। अब एक हमने देखा तीसरा जो विभाजन हमने देखा प्राकृतिक विभाजन, उसमें हमने देखा पूर्वी प्रदेश। तो पूर्वी प्रदेश में बघेलखंड का पठार आता है, तो ये बना है बघेलखंड का पठार। अब हम आगे बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। सबसे पहला विभाजन मध्य उच्च प्रदेश है। तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है तथा नर्मदा सोन घाटी और अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। विंध्याचल, भांडेर और कैमूर श्रेणी मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार हमने देखा, मध्य भारत के पठार उत्तर में यमुना का मैदान, दक्षिण में मालवा का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि है इसके अंतर्गत।
मध्य भारत का पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो भिंड आता है, मुरैना आता है, श्योपुर आता है, ग्वालियर आता है, शिवपुरी आता है, गुना, नीमच और मंदसौर, ये सब मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है नीमच और मंदसौर से, तो अगर हम बात की जाए मध्य भारत का पठार, तो अमूमन ये मध्य भारत का पठार लोग समझते हैं, लेकिन ये आता है नीमच और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक आता है, इसका विस्तार है जो कि नीमच और मंदसौर है। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि नीमच और मंदसौर किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसकी सामान्य जो ऊंचाई होती है 300 से 500 मीटर तक होती है, किसकी? मध्य भारत के पठार की। आगे बात करते हैं, मध्य भारत के पठार में चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, कुंवारी नदी आदि नदियां बहती हैं। मध्य भारत के पठार में लगभग 75 सेंटीमीटर की औसत वर्षा देखी जाती है, जो कि बहुत कम है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला भी है, जो कि भिंड है। मध्य भारत के पठार में गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि फसलें उगाई जाती हैं। चंबल की जो घाटी है मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार के ही अंतर्गत आती है। तो ये जो इतना एरिया है ये मध्य भारत का पठार का है। अब बात करते हैं रीवा पन्ना का पठार। ये मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं, रीवा पन्ना के पठार ये आता है, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो है मालवा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये मालवा यहाँ पर है मालवा, और मालवा के उत्तर पूर्व में ही रीवा पन्ना का पठार स्थित है। इस पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है। अब इसी पठार के अगर उत्तर में चले जाएं तो ये यहीं पे बुंदेलखंड का पठार है। तो ये यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है जो कि रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में आता है। इस पठार की ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। किसकी? रीवा पन्ना के पठार की। रीवा पन्ना के पठार में केन, टोन, सोनार, बीहड़ आदि नदियाँ बहती हैं। रीवा पन्ना के पठार की जो औसत वर्षा है 125 सेंटीमीटर है, मतलब अधिक वर्षा होती है। अब जब अधिक वर्षा होती है तो जो धान या चावल की खेती है इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ज़्यादातर रीवा पन्ना के पठार में ही धान की खेती होती है। चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। इस पठार की प्रमुख फसल गेहूँ है तथा इसके पूर्व क्षेत्र में चावल की भी खेती की जाती है ना। तो 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो चावल की खेती की जाती है, लेकिन प्रमुख फसल की बात की जाए तो गेहूं है। इस पठार का प्रमुख खनिज जो है हीरा, इस पठार में ही हीरा पाया जाता है जो कि पन्ना जिले की खदानों में पाया जाता है। इसके अलावा सतना जिले में चूने का पत्थर भी पाया जाता है। तो पन्ना में हमने देखा था, पन्ना में हीरा पाया जाता है, मझगवा की एक खदान है ना पन्ना में, तो यही हीरा हमको दिखाई देता है। आगे बात करेंगे मालवा का पठार की। तो मालवा का पठार ये मैप में लोकेशन इंडिकेट है मालवा का पठार, और ये जो है कर्क रेखा आप देख रहे हैं, कर्क रेखा को ये जो पठार है मालवा का पठार ये 2 भागों में बांट रहा है। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग है। यह सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। मालवा का पठार अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया मालवा के पठार का है। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। मालवा के पठार की जो ऊंचाई है 300 से 600 मीटर है। इस भौतिक प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें चूने की मात्रा होती है, और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। मालवा के पठार में जो आते हैं जिले, मंदसौर आता है, उज्जैन आता है, धार आता है, रतलाम आता है, झाबुआ आता है, इंदौर आता है, देवास आता है, सीहोर आता है, और राजगढ़, भोपाल, गुना, विदिशा आदि ये सब ज़िले जो हैं मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। बहुत बड़ा पठार है ये। मालवा के पठार में चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा नदियाँ बहती हैं। इस पठार का जो निर्माण है ज्वालामुखी लावा से हुआ है। इधर साइड महाराष्ट्र में एक ज्वालामुखी था, उसी का में जो उद्गार हुआ था वहीं से लावा जो निकला था, तो ये इस मालवा के पठार के वाला जो एरिया है यहाँ तक आया था, उसी से इस पठार का निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो ये रीवा पन्ना का पठार ये था, इसी के उत्तर का ये भाग है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर में पाया जाता है ना। अब बात की जाए इस पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण यमुना नदी के द्वारा होता है। इस पठार की जो ऊंचाई है उसकी बात की जाए तो 150 मीटर है से लेकर 400 मीटर तक है। इस की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा, और जिसकी ऊंचाई 1172 है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड की पठार की सबसे चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? सिद्ध बाबा। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर यानी 1172 किलोमीटर है।
बुंदेलखंड के पठार की मुख्य नदियां हैं सिंध, बेतवा, धसान तथा केन। ये सारी नदियां बुंदेलखंड के पठार की मुख्य नदियां हैं। इस पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्वी भाग में छतरपुर स्थित है और टीकमगढ़ तथा निवाड़ी जिले आते हैं। ये सब पूर्वी भाग में आते हैं, जिसमें कौन कौन से जिले हैं? छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले आते हैं। तथा पश्चिमी भाग में शिवपुरी, ये पश्चिमी इधर साइड ये अगर बात करेंगे ये एरिया, तो ये पश्चिमी भाग है, ये एरिया पश्चिमी भाग है। यहाँ शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया जिले आते हैं। तो ये था बुंदेलखंड का पठार। आगे बात करते हैं। इस पठार की मुख्य फसल की बात की जाए तो ज्वार, गेहूँ है। इसके अतिरिक्त दलहन और तिलहन की फसलें भी अच्छी होती हैं यहाँ पर। औसत वर्षा की जो बात की जाए तो 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का लगभग 7.7% भाग बनाता है। अगले की बात की जाती है नर्मदा सोन घाटी की। अगला पॉइंट है नर्मदा सोन घाटी। ये एरिया जो है नर्मदा सोन घाटी का है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से इंडिकेट है। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की सकरी घाटियाँ हैं और इन्हीं के बीच का भाग नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। यह मध्य प्रदेश के सबसे निचले भाग के अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत जबलपुर जिला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, पूर्वी तथा पश्चिमी निमाड़ आते हैं। आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र में काली मिट्टी तथा गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गेहूं होता है, चूँकि काली मिट्टी है तो कपास भी होगा, ज्वार होता है, चना होता है, आदि की खेती की जाती है। लेकिन नर्मदा की घाटी गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र मानी जाती है। यहीं पे होशंगाबाद है। होशंगाबाद में हमने देखा था कि गेहूं अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की बात की जाए, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा घाटी के दक्षिण, ये नर्मदा घाटी है, इसी के दक्षिण वाला भाग आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है सतपुड़ा श्रेणी का, यहाँ पर लोकेशन इंडिकेट की हुई है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा घाटी के कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है राजपीपला श्रेणी, दूसरा भाग है मध्य श्रेणी जिसमें ग्वालीगढ़ तथा महादेव आता है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे ये राजपीपला है, यहाँ पर ग्वालीगढ़ है, यहाँ पर ही आपको देखेंगे महादेव श्रेणी है। आगे बात की जाए तीसरा भाग की, तो तीसरा भाग है मैकल श्रेणी, ये यहाँ पर आती है मैकल श्रेणी। अब हम बात करेंगे सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी की। तो हमने अभी देखा धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है, जो कि महादेव पहाड़ियों में आती है। आगे बात करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी जो है उसमें गोदावरी और नर्मदा के जल विभाजन का काम करती है। जो गोदावरी और नर्मदा नदी है उसके जल विभाजक का काम करती है, मतलब उन दोनों का जल को विभाजित करती है ये श्रेणी। इस प्रदेश में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर जिले आदि आते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की एक बात और एक पॉइंट की और बात की जाए तो ये 7 यहाँ पर श्रेणियाँ हैं, 7 यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिस वजह से इसका नाम सतपुड़ा पड़ा। 7 पहाड़ी हैं। आगे बात करते हैं बघेलखंड के पठार की। तो बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एरिया जो है बघेलखंड के पठार का है। यह पठार सीधी, सिंगरौली, कटनी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले के तक फैला हुआ है। इस श्रेणी की भी औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है, जो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त, बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और इसकी मुख्य फसल यहाँ की चावल है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत धनी है। इसके अतिरिक्त बॉक्साइट, चूने का पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है। यहीं पर कोयला का उत्पादन किया जाता है। और यहीं एक सिंगरौली है, सिंगरौली वाला एरिया, ये आप देख सकते हैं सिंगरौली, यहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। और यहाँ पर शहडोल है, शहडोल में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। तो ये खनिज के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कहलाता है बघेलखंड का पठार। आगे बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। और ये मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों में से एक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये आप देख सकते हैं, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मैप में लोकेशन इंडिकेट है। और इसी के पास ये नर्मदा नदी जा रही है। और नर्मदा नदी
के उत्तर में ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और नर्मदा नदी ऑलमोस्ट एक दूसरे के समांतर स्थित है। यह पर्वत हिमालय पर्वत से भी अधिक प्राचीन है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो हिमालय से पुरानी है। इस पर्वत की श्रृंखलाएं नर्मदा नदी के समानांतर फैली हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सद्भावना शिखर गुडविल चोटी है, जो दमोह जिले में स्थित है। दमोह जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 300 से 650 मीटर ऊंची है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण जो होता है वो क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर से हुआ है। क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर से विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं सोन, बेतवा, केन आदि प्रमुख नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो सोन नदी, बेतवा नदी और केन नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से प्रवाहित होती हैं। आगे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं, ये एरिया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का है। 7 पर्वतों की एक श्रृंखला है, अभी हमने देखा, इसलिए इसे सतपुड़ा कहा जाता है। यह पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। नर्मदा नदी ये निकल रही है, इसी के दक्षिण वाला एरिया ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी वाला। यहाँ पर यह पर्वत जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। सतपुड़ा की रानी को जो है वो पचमढ़ी को कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग अभी हमने देखा, पहला भाग जो होता है वो राजपीपला श्रेणी आती है। दूसरे भाग में 2 श्रेणी आती हैं, जो है दूसरे भाग में मध्य श्रेणी में मध्य श्रेणी है जो दूसरा भाग है, उसमें ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी, मतलब 2 श्रेणी दूसरे भाग में आती हैं। और तीसरा भाग में है ये मैकल श्रेणी, ये तीसरे भाग में आती है। और जो दूसरे भाग में महादेव श्रेणी है दूसरे भाग की, इसी में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है ना, तो वो स्थित है। अब बात करते हैं MCQs की। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये महादेव श्रेणी में स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, अभी हमने देखा, और उसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट स्थित है? तो जबलपुर हमने शुरू में ही बात की, जबलपुर जो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट स्थित है। मध्य प्रदेश की अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो चंबल घाटी बुंदेलखंड का पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सिगार जो है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन सा स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राजस्थान, दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल जो है, गुडविल चोटी विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो पश्चिमी पठार नहीं है, अभी हमने देखा। मध्य भारत का पठार ये है, सतपुड़ा और मैकल श्रेणी है, और नर्मदा सोन घाटी, ये तीनों अभी हमने देखा, ये सब है, लेकिन पश्चिमी पठार नहीं है। निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? नीमच सीहोर है, उज्जैन रतलाम है, देवास विदिशा है, लेकिन बैतूल और नरसिंहनगर नहीं है मालवा के पठार के अंतर्गत। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? तो हमने देखा 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च श्रेणी, पूर्वी श्रेणी और एक है सतपुड़ा श्रेणी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश को डैश 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 भी कहा जाता है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश को मालवा का पठार कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में बांटती है? तो हमने देखा मालवा का पठार है, मालवा के पठार को कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है।
सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जो पन्ना है उसमें पाया जाने वाला हीरा किस काल की सेल समूह में पाया जाता है? तो ये है कुडप्पा समूह, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है? तो रीवा पन्ना का पठार के अंतर्गत आता है, रीवा जिले में स्थित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। मालवा के पठार की संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मालवा के पठार की बात की जाए तो कर्क रेखा गुजरती है, अभी हमने देखा। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, अभी हमने देखा। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, ये भी हमने इसकी भी बात की थी। लेकिन जो जोहिला इस पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है, तो जोहिला इस पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी नहीं है, ये अमरकंटक के पास से निकलती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड सिद्ध बाबा जो है वो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की पूर्व में कौन सी श्रेणियां अवस्थित हैं? तो मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की पूर्व में स्थित हैं, अभी हमने देखा। जबकि राजपीपला सबसे पश्चिम में है, ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी मध्य में है ना। तो ये मैकल श्रेणी है, ये जो हो गई आपकी, ये महादेव हो गई, ये ग्वालीगढ़ हो गई और ये हो गई राजपीपला। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकल श्रेणी, आंसर डी। क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? उमरिया शामिल है, सिंगरौली शामिल है, शहडोल शामिल है, जबकि सागर नहीं है। आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है? तो जो सतपुड़ा है इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, हमने देखा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मालवा क्षेत्र है, बघेलखंड है, महाकौशल क्षेत्र भी है, लेकिन छोटा नागपुर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ MCQs, और वीडियो अगर आपको आज का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।